So very good evening everyone. We are starting with a new chapter जिसका नाम है chapter 2B. ये रहा आपके सामने अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसको ICDR कहते हैं. ऐसा नाम क्यों है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009. वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. पूरे सिक्योरिटी लॉ, तीनों सिक्योरिटी लॉ में सबसे ज्यादा कोई कंसेप्चुअल चैप्टर होगा तो वो है ICDR. ओके. अब आपको सुनना होगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा. आप मुझे बताओ व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विद द अर्लियर चैप्टर. हमने इसके पहले सेबी एक्ट को पढ़ा था. बोलो, पढ़ा था. सेबी एक्ट में एक सेक्शन आया था जिसमें यह लिखा था कि सेबी को भारत सरकार ने रेगुलेशंस बनाने का अधिकार दिया है. ऐसे याद है? सेबी हैज गॉट अ पावर टू मेक देयर रेगुलेशंस ऑन देयर ओन. सेबी अपने रेगुलेशंस खुद बना सकता है. इसलिए सेबी ने उस लाइन का, उस सेक्शन का यूज किया और इन सारी चीजों पर बना दिए रेगुलेशंस. इतने सारे रेगुलेशंस बनाए. अब थोड़ा नाम पढ़ सकते हैं. पब्लिक इशू के ऊपर, आईपीओ के ऊपर, बुक बिल्डिंग, प्राइसिंग के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, क्रॉस लिस्टिंग, इन सब के ऊपर उन्होंने अपने रेगुलेशंस बनाए. देखो अब वो सेक्शन में आपको दिखा देता हूं वो क्या बोल रहा है. आपने पढ़ा था यहां पे, इफ यू रिमेंबर, पावर टू मेक रेगुलेशंस, सेक्शन नंबर 30. बाय यूजिंग दिस सेक्शन, इसी सेक्शन का वास्ता लेते हुए सेबी ने अपने रेगुलेशंस खुद बनाए हैं. Right now we are understanding section number 30. Section number 30 of सेबी एक्ट ने कहा था, हे सेबी, तुम अब अपने रेगुलेशंस खुद बना सकते हो. ऐसा सेबी एक्ट में लिखा था. अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो एक्ट नहीं है. वहां पे सेक्शन नंबर नहीं आएंगे, वहां पे रेगुलेशंस का नंबर आएगा. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब उस चैप्टर पे जाओ, लिख दो, यहां पे लिखो, हेडिंग पे लिखो, as per section 30 of SEBI Act, as per section 30 of SEBI Act 1992, SEBI is empowered to make their own regulations. Their own regulations. Fine. Done. ये सब कुछ दिया हुआ स्क्रीन पर, यही है सब कुछ दिया हुआ. क्या लिखा है यहां? इशू दिया. इशू में अब देखो ना, ये सब दिया हुआ. आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो ना. मैं स्कोप पढ़ लेता हूं. ओके फाइन. The SEBI ICDR regulations 2009 lays down guidelines relating to the conditions for various kinds of issue including public and rights. 2009 का ICDR हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें अंडरलाइन करो, पब्लिक और राइट इशू के सिलसिले में बहुत सारे गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, वो हमें इसमें पढ़ने मिलेगा. The regulations provide detailed provision relating to public issue such as a condition of an IPO, FPO का लॉन्ग फॉर्म बोलो, फॉर द पब्लिक ऑफर. IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर. आप मुझे जवाब देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPO एंड FPO. जो भी कोई कंपनी अनलिस्टेड होती है वो पहली बार लिस्ट होना चाहती है, वो लाती है IPO. जिसने अब तक कभी भी शेयर्स को लाया नहीं वो लाएंगे IPO, और रिलायंस और TCS जैसे लोग लाएंगे FPO बिकॉज उनका ऑलरेडी IPO आ चुका है. राइट. सो रिलायंस विल गो फॉर FPO और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उनको FPO लगेगा. मतलब जो लिस्टेड कंपनीज और एक बार लाए तो FPO, और जो अनलिस्टेड कंपनी लाए पहली बार करे उसका नाम हो जाता है IPO. समझे? अब आएंगे डिटेल में और पढ़ेंगे. IPO, FPO है ना, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, इन सब चीजों के बारे में हमें नीचे पढ़ने मिलने वाला है. ऐसा बोल रहा है. ठीक है, पढ़ेंगे.
बस दिस गाइडलाइंस वर नोटिफाइड ऑन, अंडरलाइन करो, 26 अगस्त 2009 को गाइडलाइंस आई थी. एज पर रेगुलेशन 3 इट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग: पब्लिक इशू, राइट इशू, QIP, बोनस इशू. ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सब पढ़ेंगे ना, जो क्या स्कोप पढ़ने का कोई फायदा नहीं. इस इमेज को देखो, इसमें बहुत कुछ लिखा है, ऑसम चीज लिखी है, ऑसम. पहले तो लिखा है पब्लिक इशू, फिर लिखा है राइट इशू, फिर लिखा प्राइवेट प्लेसमेंट, और तीसरा लिखा बोनस. आपको मुझे जवाब देना होगा पब्लिक मतलब क्या. पब्लिक मतलब आम जनता को जो दिया जाए, आम जनता को जो दे दे वो पब्लिक इशू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू. बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग के लिए होता है, राइट इशू भी एग्जिस्टिंग के लिए होता है. अरे राइट इशू नहीं पता आपको? राइट इशू हमारे ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होता है डिस्काउंटेड रेट्स में, राइट इश्यूज में. और बोनस में फोकट में. अगर कंपनी का इसमें फ्री रिजर्व ज्यादा है, SP ज्यादा है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, दे गो फॉर व्हाट, बोनस इशू. तो अगर मैं ही अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहा हूं, जैसे इन्फोसिस देता है, तो उसका नाम बोनस हो जाता है फोकट में. और मैं ही एग्जिस्टिंग को दे रहा हूं थोड़ा सा. कभी भी ये बात याद रखना, हम जब भी नया पैसा लाते हैं ना मार्केट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू आर एग्जिस्टिंग. हो सकता थोड़ा रेट कम हो या उतना हो, पर हम हमेशा अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो चीज पहले करते हैं, उसका नाम होता है राइट इशू. राइट इशू इज द इशू, इज एन ऑफर मेड टू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. बोनस में और राइट में फर्क इतना ही है, बोनस में फोकट में आएंगे अपने वालों को, राइट में पैसे मिलेंगे अपने वालों से, बट दे आर गेटिंग प्रायोरिटी, दे आर फीलिंग प्रिविलेज कि उनको पहले मौका मिला. ओके या जैसे मान लो इस मोहल्ले में फ्लैट का नया स्कीम आ रहा है, पहले 5 टावर बने हैं, 6th टावर नया आ रहा है. तो 6th टावर बनने के बाद में क्या करता है मालूम, बिल्डर पहले जितने 5 टावर के लोग उनको एक बार पूछा, तुम में से किसी को फ्लैट लेना है क्या, लेना तो बता दो, तुम्हारी बुकिंग पहले कर लेता हूं, वरना फिर मैं पब्लिक लॉन्च करूंगा. समझे? क्योंकि अगर तुम्हें हो सकता है तुम्हें अपने रिलेटिव को बोलना है, या फिर तुम्हें यू आर स्टेइंग हियर, यू शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देंगे, बट यू शुड बी गेटिंग द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू बाय, तो जनता के लिए हम लोग लॉन्च कर ही देंगे. ये वैसे ही है, मैं अपने वालों से पहले पूछता हूं, नहीं तो फिर बाजार जिंदाबाद है. ओके गाइस, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक की बात करते हैं. पब्लिक में 2 बच्चे पैदा हुए, IPO एंड FPO. IPO में दोस्तों 2 बच्चे, एक फ्रेश इशू और एक होता है ऑफर फॉर सेल. और इधर भी लिखा है FPO में फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आपको शेयर मार्केट से लगाव है तो आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा. आपको अगर लगता है शेयर्स में डील करना मुझे पसंद है, ये नाम ही है सिक्योरिटी मार्केट, ये सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं. सिक्योरिटी मतलब ये प्रोटेक्शन वाला सिक्योरिटी नहीं है, हम सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वाला पढ़ रहे हैं, राइट. तो ये बहुत मजेदार चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग. आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. ऐसा नहीं 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ और 65 की एज चाहिए, 3 साल के लिए आएगा, रिजाइन कर सकता है क्या, वो फालतू छपरीगिरी सब बंद हो गई. अभी मुद्दे की बात है, और ये वो चीज है लाइफ टाइम आपके दिमाग में रह सकती है और आपको फायदा भी हो सकता है. मतलब अगर आप ये चैप्टर के बारे में पूछोगे, सर ये चैप्टर मुझे प्रैक्टिकल जिंदगी में काम में आएगा क्या, हाँ काम में आएगा सर, मरते दम तक जी हाँ. पर मुझे तो सेबी के डायरेक्टर की उम्र कितनी होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे, और रीअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एम आई गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट, नो. पर ये चैप्टर वो है जो हम लोग बार बार यूज करेंगे. मान लो जैसे भी कोई कंपनी का IPO आता है, तो मुझे समझना चाहिए ना IPO का कॉन्सेप्ट होता क्या, होता कैसे. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत काम में आ सकती है जब मैं रियल लाइफ में देखता हूँ. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा सुनते हुए. अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो फालतू की बकवास नहीं है, इतनी उम्र उतनी उम्र ऐसा कुछ नहीं. कब्री में हो सकता है, रिजाइन कर सकता है क्या, और कौन सा जज होना चाहिए, कितने साल का जज होना चाहिए. अरे क्या कर लूंगा मैं जान के भी. वो तो सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ये लाइफ ओरिएंटेड है, नॉट ओनली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. आप जवाब देंगे मुझे, सबसे पहले थोड़ा सा एक जवाब देंगे, फिर से एक बार. IPO के सामने अनलिस्टेड क्यों लिखा है, और FPO के सामने आपको लिस्टेड दिख रहा होगा. कैन यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ड. IPO के सामने फॉर अनलिस्टेड कंपनी, FPO के सामने लिस्टेड कंपनी, ऐसा क्यों लिख कर दिया है.
आईपीओ में पहली बार तो काम हो रहा है दोस्तों। आपने कभी इनके बारे में सुना है क्या? अनलिस्टेड कंपनीज। कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द अनलिस्टेड कंपनीज? कुछ अनलिस्टेड कंपनीज का नाम ले सकते हैं आप इंडिया में? रिलायंस लिस्टेड है अनलिस्टेड है? श्योर? क्या रिलायंस के शेयर्स मार्केट में मिलते हैं? टाटा स्टील के, एलएनटी के, एसबीआई के, आईसीआईसीआई बैंक के, डी मार्ट के, जेट एयरवेज के, ये सभी के शेयर्स मिलते हैं। ये वो सारी कंपनी है जिनके शेयर्स बाजार में उपलब्ध नहीं है। आपके पास चाहे कितनी भी कीमत हो, इनके शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सारी कंपनी तो जिनका नाम है अनलिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर इनको लिस्ट इन्होंने नहीं करवाया। ये वो सारी कंपनी है, पब्लिक है पर इनके शेयर्स ट्रेडेबल नहीं होते। कोका कोला इंडिया, सिंटेल, भारत डायनामिक्स, कुछ नाम आपको शायद से पता होंगे, गूगल इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। ये वो सारी तमाम कंपनियां हैं, देखो ना, ये वो सारी क्या है, प्राइवेटली ओन्ड। क्या है, ऐसे क्यों लिख रहा है? प्राइवेटली ओन्ड क्यों लिख रहा है? ये लिस्ट होकर आम जनता को एक एक शेयर नहीं बेचा जैसा रिलायंस ने बेचा है। ये ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज है जो है पब्लिक पर अपने वाले से पैसा लिया। ऐसे बाजार में इनके शेयर्स नहीं मिलते, राइट? ओके, एक बार देख लीजिए। कुछ जानते हो क्या इसमें से? सर बहुत सारी जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जानते हैं, बहुत सारी। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, ना 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 ना। ओ पार्ले जी बिस्कुट, ओ शाहपुर जी, पोलन जी, कौन है ये? जानते हो कौन है? टाटा सन्स का वन ऑफ द ओनर है, साइरस मिस्त्री के पापा है वो। साइरस मिस्त्री के पापा है ना वो। अरे टाटा सन्स का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर है वो। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आता है बंदा। टाटा सन्स का पूरे जितने टाटा की कंपनी है, जितनी भी, उनका सबका स्टेक होल्डर है वो। टाटा सन्स का, टाटा सन्स क्या है? होल्डिंग कंपनी सारे टाटा की, उसके अंदर इसका स्टेक है। वैसे ये जो भी होगा, पर ये आदमी बहुत रिच है, उसकी क्या काम है, पर ये आदमी का स्टेक है रतन टाटा। है क्या कोई पहचान आपका? इमामी। इन सारे कंपनी को अगर कल जगह लाना है, पैसा मार्केट से लाना है, तो वो आईपीओ लाएंगे कि एफपीओ लाएंगे? आईपीओ लाएंगे, आईपीओ, राइट? या दिल गो फॉर व्हाट? आईपीओ। दिल गो फॉर आईपीओ एंड द मोमेंट दे इशू आईपीओ, सो ऑब्वियसली आईपीओ आने के बाद में आम जनता को शेयर्स में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तो उनको लिस्ट होना जरूरी हो जाएगा। मतलब लिस्टिंग मतलब होता क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड? लिस्टेड कंपनी होती है इंडिया के 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी या बीएससी, दोनों में से किसी भी जगह पे, एक जगह पर भी लिस्टेड हो सकते हैं। कुछ एनएससी पर होती है, कुछ बीएससी पर होती है, पर इनके शेयर्स अभी तक ना एनएससी पर है, नीचे आपको एसपीसी भी दिखेगा, एसपीसी भी है नीचे, मतलब मेरी ही कंपनी है अनलिस्टेड। आई एम जस्ट जोकिंग, यहां पे नहीं आएगा। अभी जब मैं अभी तक तो ना प्राइवेट हूं ना पब्लिक में, तो एलएलपी हूं। जब मेरा पब्लिक कंपनी हो जाएगा और मैं टॉप में होऊंगा तो मेरा नाम यहां पे आएगा, और जब मैं बाजार में अपने शेयर्स दूंगा तो मेरा नाम यहां पे नहीं आएगा, फिर वो आएगा लिस्टेड में आएगा, फिर मेरे शेयर्स।
एटलस, कभी साइकिल सुनी होगी इसके बारे में? वॉल्वो, बिनानी सीमेंट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली बिल्ड कौन? लॉरेल। बस ओके गाइस, आप बताएंगे दोस्तों, आपको समझ में ही आ गया होगा। ये सारी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर इनको अपने कंपनी का एक्सपेंशन करना है, दे नीड फंड्स फ्रॉम द मार्केट, और ये पैसा लाएंगे तो इनको आम जनता से पैसा चाहिए, और आम जनता से पैसा लाएंगे तो कैसे लाएंगे? आईपीओ से या एफपीओ से? इनिशियल पब्लिक ऑफर से लाएंगे, है ना बच्चों? तो जब ये लोग वो करेंगे, क्या आईपीओ लाएंगे, तो जाहिर से आपको मतलब आईपीओ का जब कैन यू प्लीज टेल मी द प्रोसीजर, इसको पैसा चाहिए आईपीओ से तो क्या करना पड़ेगा? इसको शेयर्स आईपीओ लाना पड़ेगा। आपको ना ऐसा लिख के था आईपीओ आ रहा है, इसका आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है, पुणे में होर्डिंग्स भी लगी, मैंने कई जगह पे दिखता है आईपीओ का होर्डिंग आता है। आप मुझे बताओ, डी मार्ट का जैसे आया था, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, क्या करना पड़ेगा इसको? क्या होता क्या है ये आईपीओ? आईपीओ से आपको, जैसे डी मार्ट का बहुत नाम हुआ इन दिनों में, डी मार्ट के ओनर का खुद का 70% शेयर थे खुद के, और उसको और पैसे चाहिए थे, तो उसने 30% स्टेक मार्केट में डाइल्यूट किया, अपना कंट्रोल डाइल्यूट किया, और उसने बहुत सारा पैसा मार्केट से रेज किया। आईपीओ में जब होता है ना, लोग उसमें पैसे लगाते हैं आईपीओ में, और जैसे पैसे लगाते हैं हम आईपीओ में, तो अपने को शेयर्स आए या नहीं आए कैसे समझ में आता है? मान लो मैंने अप्लाई किया, आपने किया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। हाउ यू गेट टू नो कि आपके अकाउंट में आपको शेयर्स मिले या कितने मिले? थ्रू योर डीमैट। मतलब जिस दिन वो आईपीओ आता है तो आप सिर्फ अप्लाई करते हो उन पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे जन आजकल बुक बिल्डिंग चलता है, उसमें 3 से 5 दिन की पीरियड में आप उसको अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद में हो सकता है 1 करोड़ शेयर्स देना है, 10 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया होगा। आपने एक सीपीटी में, आईपीसी में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, वो वापस दे थे पैसे, ऐसा कोई चैप्टर था ना, इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ तो चैप्टर था एक, अकाउंट्स में ओवर सब्सक्रिप्शन के चैप्टर हुआ करता था एक। तो लोगों के पैसे वापस देना पड़ेंगे, या फिर जिनको हुआ है, जिनको शेयर्स लग गए उनके पैसे, उनके शेयर्स देना पड़ेंगे। तो आप बताओ इसमें होता कैसे? हाउ यू गेट टू नो कि आपको शेयर्स मिले? थ्रू योर डीमैट। आपके डीमैट में उतने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। आपको ये मालूम है, जब आप अप्लाई करते हो ना, आप अप्लाई करते हो तो आपको पैसे नहीं देना पड़ते, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, उतने पैसे आपके अकाउंट में से फ्रीज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे। सपोज मैंने 2 लाख रुपए के शेयर्स लगाना है, अप्लाई किया 2 लाख का, उनके लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज मिनिमम 50,000, मिनिमम 15,000। मैं आपको डीमार्ट के बारे में दिखाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते, फिर ये चैप्टर को धोएंगे, एकदम ठोक के धोएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये है डीमार्ट। डीमार्ट का एग्जांपल लेके हम समझेंगे आखिर डीमार्ट को पैसे की जरूरत थी। आप सभी जानते हो डीमार्ट ने बिग बाजार की पुंगी बजाई है, ठीक है ना, और डीमार्ट का जो धंधा है वो बिग बाजार से भी काफी ज्यादा लेवल का हो चुका है। सैटरडेज और संडेज में डीमार्ट, अगर आप पूना में भी देखोगे तो आपको हल्ला बोल देंगे, आपको लगेगा कि मैं क्यों आया यहाँ पे, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, क्यों आया मैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है फोकट में बांट रहे हो। दिस इज, और ये तो सैटरडे संडे हो गया, राइट। आम दिनों में भी जाएंगे ना, ऐसे इतना ऐसा खाली नहीं होता है वो। डीमैट है मतलब कुछ ना कुछ तो है उसमें। पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस। कभी भी आपने देखना कोई भी शहर का डीमार्ट ऐसा वेस्ट नहीं जाता है। आपको बिग बाजार वाइया दिखेंगे पर डीमार्ट नहीं दिखता है। डीमार्ट वाला बंदा इज वेरी टैलेंटेड। कितना शेयर्स पे मार्केट मालूम है? 300 पे उसका भाव खुला था। क्या आपको मैं ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ, आज मजा आएगा वो जिंदगी जीवन में। ये डीमार्ट है, ध्यान से देखो, ये डीमार्ट है। डीमार्ट ने पैसे रेज किए मार्केट से, क्योंकि डीमार्ट को अपने प्रोडक्ट पर हो गया था विश्वास। डीमार्ट के जितने भी ब्रांचेस खोले थे, उसको स्टोर कहते हैं हम लोग, स्टोर्स। तो उनको लग रहा था कि यार जो स्टोर खोल रहा है वो इतना चल रहा है, व्हाई कांट आई ओपन मोर नंबर ऑफ स्टोर्स, एंड इफ आई वांट ओपन मोर नंबर ऑफ स्टोर्स आई नीड फंड्स फ्रॉम द मार्केट। सो वो फंड्स उसके पास में, खुद के पास नहीं थे, ही वाज लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। सो ही थॉट चलो रिलायंस के धीरू भाई ने जैसे कि लेट्स डू द सेम थिंग, एक काम करते हैं, आम आदमी को शेयर होल्डर बनाते हैं एंड लेट्स रेज द फंड्स। और लोगों को डीमार्ट के जितने भी ग्राहक थे उनको सबको यकीन था, अगर मैं भी अगर डीमार्ट से परचेस करता, मुझे मालूम है वो कितनी हवा है उसकी।
सो जो लोग डीमार्ट से परचेस करते हैं उन लोगों ने सबको लगा यार बहुत भारी चीज हो गई, और उसका प्राइस बैंड वगैरह मैं आपको दिखाता हूं कितना प्राइस बैंड आया था उसका। 8 मार्च 2017 से लेके 10 मार्च 2017 तक 3 दिनों के लिए इसका बुक बिल्डिंग खुला था। बुक बिल्डिंग समझता है? आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है, द प्राइजेस आर नॉट फिक्स्ड। आपको शेयर मार्केट समझना है, आईपीओ में पैसे लगाना है, इफ यू वांट टू मेक मनी तो आप ये समझ लो। बहुत लोग सिर्फ ऐसे नंबर्स पे पैसे कमाते, पर थोड़ा नॉलेज से। कुछ लोग सट्टा लगाते, कुछ लोग दिमाग से कमाते। हम सट्टा लगाने वाले की बातें नहीं कर रहे। कुछ लोगों को समझता कुछ नहीं, लगा है इसका, लगा दे, बढ़ गए देख लेंगे। वो हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे जो स्टडी करके करना चाहता है। इफ यू रियली वांट टू अर्न मनी तो ये थोड़ा सा समझ लो ना, आपको आप भी पैसे कमा सकते हो कल्चर के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज, ध्यान सुनना। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है बुक बिल्डिंग। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड प्राइस में प्राइस फिक्स्ड होगी 400 मतलब 400 रुपए। तुझे लेना है तो पट्टा तो लेने तो मत ले, चल 400 रुपए। और एक में होता है कभी कभी कंपनी इज नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग, तो क्या करते हैं, दे क्रिएट अ प्राइस बैंड, उसको होता है बुक बिल्डिंग। प्राइस बैंड में होता क्या है, 2 बातें होती है। एक तो होता है फ्लोर प्राइस, एक होता है कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस होती है सपोज एग्जांपल 400 रुपए, कैप प्राइस होगी 220% ऊपर मतलब 480। सपोज एग्जांपल फ्लोर प्राइस 500 है तो कैप प्राइस हो जाएगा 600 रुपए। दोनों के फ्लोर और इसमें द गैप विल नॉट बी मोर देन 20। अरे 100 रुपए है फ्लोर प्राइस तो 120, तो लोगों को बोलेंगे पर मैक्सिमम 120 है। आप कोई लोग बोलेंगे 100 से 105 भी चल जाएगा, चलेगा, पर 100 140 नहीं चलेगा। मैक्सिमम 20% का गैप होना चाहिए, अंडरस्टैंड करके लो। 100 120। अब लोगों को कम से कम 3 दिन का वक्त दिया जाए बुक बिल्डिंग। इन्होंने भी 3 दिन का किया था, देखो 8 9 10, और उन्होंने प्राइस बैंड कितना रखा देखो ना, 295 से 299 रखा था। 4 रुपए क्या रखा था, जिसको जो रेट में लगाना लगा लो। तो इसकी बिडिंग होती है, बिडिंग नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। इनको इशू करना था 6,25,41,806 शेयर्स का, और उसकी 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू पकड़ेंगे तो 1870 करोड़ हो गए। अब आप 290 रुपए का प्रीमियम मिला है उसको, फेस वैल्यू 10 रुपए की, भाई 300 रुपए में लोग ले रहे हैं उसको, 300 रुपए में लेने को तैयार है। तो कितना हो गया इसका, 290 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये 1870 करोड़ 10 रुपए में आ रहे थे। सोचो इसका 30 गुना पैसा है उसको, तो 57,000 करोड़ रुपए लगाया लोगों ने उसके अंदर। सोचो एक दिन में उस कंपनी का वैल्यू कितना बढ़ गया। लोगों का ट्रस्ट, लुक एट द ट्रस्ट व्हिच हैज क्रिएटेड इन द मार्केट। पीपल आर रेडी टू स्पेंड 57,000 करोड़ इन दिस कंपनी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब लोगों को दिखता ना कि इसका कितना बिजनेस बढ़ने वाला है। आदमी के बिजनेस के नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो जाते। आपको ये पता होना चाहिए 90% अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो आपका आईपीओ फेल हो जाता है, देन आपको सबके पैसे रिफंड देना पड़ेगी। वापस से बोलो एक बार, ये जितने शेयर्स है ना लिखे हुए 66 करोड़ 25 लाख कुछ तो है, इसका 90% जो भी आएगा, इतने सब्सक्राइब नहीं हुए ना, मतलब इतने लोगों ने नहीं लिए ना, तो क्या आगे बोलो, तो आईपीओ कैंसिल, सबके पैसे रिफंड लगा देंगे। एक्चुअली रिफंड ही नहीं होता, मतलब वो ब्लॉक होते पैसे, वो अनब्लॉक कर देंगे। और सपोज मान लो आपको आईपीओ लग गया, अब देखो ना वहां पे प्राइस कितना है, 50 शेयर्स का लॉट होता है। कोई बोलेगा मुझे 1 शेयर चाहिए, ऐसे भिखारियों को नहीं देंगे। हमारी भी कोई इज्जत है, मतलब कम से कम 50 शेयर्स तो लेंगे ना। नहीं मतलब एक, अरे देखो यार वो रिटेल खोल के नहीं रखा, कोई ऐसे किराना शॉप नहीं है, एक दे दो भैया, नहीं मिलेगा भैया, 50 का लेना पड़ेगा कम से कम, नहीं पड़ता ना तो मत लो। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 300 मतलब कम से कम 15,000 का लॉट है। और एक आम आदमी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही लगा सकता है। आप बोले मैं मेरी पूरी स्टेट दाव पे लगा दूंगा, मत लगा। बहुत सारे आईपीओ सब में थोड़ा लगा। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये आईपीओ बर्बाद हो गया ना, वो उसका घर से उजड़ जाएगा। इसलिए आम आदमी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी एक आईपीओ में सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख ही लगा सकता है। मान लो आईपीओ बर्बाद है, मतलब आदमी समझो कल जगह डीमैट मर गई, तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा। तो तुम्हारा रिस्क डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इसलिए सेबी, ये किसने बोला 2 लाख ही लगा सकते हैं? सेबी रेगुलेशंस। अरे बहुत भारी लोग बैठे होंगे, इतना ऐसे रेगुलेशंस भारी बनाना, इतना बजा देना, ये क्या तो बजा है, वो क्या तो बजा है। अभी हाल ही में न्यूज आया सेबी का, क्या न्यूज है, उन्होंने कुछ कंपनी के रेट थे पिछले साल, अभी 1 महीने पुराना न्यूज है, उसके शेयर्स के रेट थे 300 रुपए, आईपीओ 300 पे खुला। 1 साल में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई शेयर मार्केट पे एनएससी पे 3,550 रुपए। मतलब 1 साल में। वैसे इसका भी इसके कारनामे कम नहीं है। इसका आज का रेट जानना है तुमको? ये इसका रेट जानना है? आपको क्या लगता है ये चिल्लर चीज है? डीमार्ट 1600 रुपए के शेयर्स हो गए, 1600 या 600 रुपए कुछ तो मुझे याद है। देखो ना ये देखो
ओपन कितना, देखो ना, देखो देखो, समझने वाली बात है। रातों रात लोग डबल पैसे कमाए 7 दिन के अंदर। जिसको लॉट लगा वो 15,000 का लॉट 30,000 का हो गया। 300 में गया था इश्यू प्राइस, ओपन हुआ 604 में। मतलब जिस दिन पहली बार वो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आया था वो 604 के लाइट से खुला। नहीं समझा? अभी जो गरीब लोग हैं जिनको मिला नहीं, अब वो तरसे हुए लोग हैं, नहीं मिला नहीं मिला, चल सारा 400 में। अब जिसको टिकट नहीं मिला व्हाइट में, मूवी तो देखना ही है, लगा ब्लैक में सारा। अब ये जो ना अपने से लोग जिनका लग गया तो 300 में मिल गया, लॉटरी लग गई उनकी। अब वो 300 रुपए का, मेरे पास तो 50 शेयर्स का लॉट हो गया। अब ये बोल रहा सर यार मुझे भी चाहिए, ये बोल रहा मुझे भी चाहिए। अब लोग खरीदे ना, अभी कैसा होता, हवा होता, हाइप होती है, हाइप। अब उसकी इतनी हाइप हो गई, ओवर सब्सक्राइब। ये कुछ गुनाहों में ओवर सब्सक्राइब हुआ था। देखो ना लिखा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लिखा था शायद से, कहीं तो लिखा था यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था वो। कंपनी has 112 स्टोर्स लोकेटेड एट व्हाट 41 सिटीज ऑफ इंडिया। और इस बात को देखते हुए लोगों को लगा यार आदमी बहुत बिग शॉट बनने वाला है, वो भी बिग शॉट बनेगा, हमें भी बिग शॉट बनाएगा, बिकॉज इसका ईपीएस बढ़ेगा बहुत ज्यादा, इसका पी रेशो बढ़ेगा। अब जो एसएफएम में पढ़ते ना वो सारी चीजें, तो ये आदमी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा होगा। तो हमने उसके दिमाग पे पैसे लगाए इस बंदे के। सुन के लो ये ध्यान से, कहां पे हूं मैं? हाँ, उसमें भी 10 से 5 के बीच का टाइमिंग है। आपको 3 दिन खुला रहेगा, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो 2018 चालू है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसको बुक बिल्डिंग बोलते हैं। 3 दिनों तक आप बिड लगाओ जो वेट लगाना है। पर जनरली ये जो लो हाई होता है ना 295, कभी भी कोई फ्लोर प्राइस लगाता नहीं। ऑलवेज पीपल प्रेफर टू गिव व्हाट हाईएस्ट, नहीं तो मिलेगा ही नहीं ना। मैं 295 बोल रहा हूँ, तुम सब 299 देखो, तो मैं वो डीमार्ट कंपनी पागल है जो मुझे 295 देंगी। अरे बोली लगाना है, ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन चालू है, तो किसको मिलेगा? अरे यहाँ 295 वालों को भी नहीं मिल रहा जल्दी से। तो अगर आपको लेना ही ना, पहली बात तो लोन को लेना है ना, तो मन बनाओ, ज्यादा पैसे लगाओ तो मिलेगा थोड़ा बहुत। नहीं तो ये जनरली ये सिर्फ ये प्राइस बैंड एक फॉर्मेलिटी रह गई। अब अक्सर लोग हाई पे लगाते हैं, जिसको लेना है ना वो हाई लगा के नक्की करता है कि वरना ऐसे लगता है फिर लाइन में मिलेंगे नहीं अपने को। लाइन में बहुत है ना, किसको देंगे कंपनी वाले? जो ज्यादा लगाएंगा। अभी मान लो अपने प्राइस बैंड 300 से लेके 360। देखो ये और एक कंपनी दिखा था, कोई भी कंपनी का ले लो आप, डीमार्ट है या जो चाहे वो ले सकते हो, कोई भी कंपनी का ले लो। यहाँ पे वो इसका आया था, देखो कोई तो आया था ना, अभी हाल ही में एक गैस का आया था, देखो कंपेयर ब्रोकर्स, महानगर गैस बोल के आया था, देखो। ये पूरा समझेगा नहीं चैप्टर, ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। ये अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। चैप्टर में आपको जीवन में आनंद आएगा आपके। अब बोले क्या है, ये तो वही लिखा है, वही हम क्या, देखो देखो क्या लिखा है। 21 तारीख को खुला था, 23 तारीख तक। फेस वैल्यू 10 रुपए थी इसकी, और क्या प्राइस बैंड था इसका? हाँ कहाँ लिखा था? हाँ देखो, ऑफर प्राइस 380 से 421। आप मुझे बताओ कितने पे गया वो शेयर्स? इशूड एट 411 प्रीमियम, मतलब लोगों ने 421 में लिए। अरे 411 प्रीमियम और 10 रुपए फेस वैल्यू, तो कोई भी 380 में नहीं लिया। और 380 390 जिन्होंने लगाए थे ना, वैसे आप लगाने के लिए 380 390 400 410 लगा सकते, पर आप लगाते तो आपको मिलता ही नहीं ना। वैसे लगा सकते, आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं फॉर्म रिजेक्ट होगा, आप क्राइटेरिया में फिट हो। अब वो कब मिलता है? जो किस्मत से अगर मान लो अंडर सब्सक्राइब होने लगा, तो फिर उस केस में यू मे गेट, बट द चांसेस आर वेरी लेस। देखो जनरली हम लोग अच्छे आईपीओ में लगाते, कोई भी लोग खराब आईपीओ में लगाते गया, और अच्छा आईपीओ क्या होगा? ओवर होगा। तो फिर इज्जत से हम लोग एक समझ लेना, हमेशा हम लोग हाईएस्ट पे लगाते, छपरी आईपीओ पे लगाते क्या अपन। देखो कोई भी आईपीओ होता है ना, बहुत हवा में आता है, मतलब उसकी हाइप होती है बहुत ज्यादा। डीमार्ट का जैसा हाइप हुआ ना, कुछ शेयर्स में वाकई में उसका वो बिजनेस अगर अच्छा है। क्विक हिल अपना आया था, हाइप से आया था, तो ऐसी चीजें होती है। क्विक हिल पुणे का तो है, आईपीओ लाया था इन्होंने। अब देखो बच्चों, ये है उनके शेयर्स प्राइस, देखो कितने शेयर्स उन्होंने इशू किए, इतना इशू साइज था उनका।
8 लाख नहीं, 8 कितना है, 85,73,000 कितना में 421, इतना पैसा मार्केट से उठा लिया ना उन्होंने। देखो और देखो कितने पे ओपन हुआ, 421 का शेयर रातों रात 3 दिनों के अंदर 540 रुपए बन गए उनके। नहीं समझा, ओपन ही हुआ उससे। मतलब आपका जो शेयर है, ये देखो डीमैट की बात करेंगे तो डीमैट कितने पे खुला था, अरे अभी दिखा रहा हूं ना आपको, अभी डीमैट 300 का था, तो अगर मान लो आपको 300 में मिले होंगे तो उस दिन लिस्टिंग, जिस दिन हुई थी लिस्टिंग, वो लिस्टिंग कितने पे हुई, 604 पे हुई, और आज का रेट क्या है डीमैट का, मैं डीमैट निकालता हूं। अब सोचो लोगों ने मार्च 17 से लेकर अभी कितने चल रहा है, जून 2018, 16 महीने की पीरियड है। हाँ डीमैट 1 लाख करोड़ बढ़ गया। लो अब तुम क्या सीए कर रहे हो, 5 गुना पैसे कमा चुके लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, और जिस दिन पहले ओपन होने के बाद में मिला 600 में, वो 1600 रुपए कर चुके हैं। 1000 रुपए लोग छाप चुके हैं जिन्होंने अब तक होल्ड किया होगा। पर कुछ लोग इम्पेशेंट हो जाते ना, कुछ लोग 300 में मिले, 800 मिले, बेच दे, शॉर्ट करते लोग, उनको लगता कम हो गया तो। फिर कुछ लोग 1000 में, कुछ लोग निकल गए होंगे। वो गाड़ी में बैठते बहुत लोग, अब वो ट्रेन चलते रहती है, लोग जब देखते कौन कहाँ बैठ रहा, कहाँ उतर रहा है। अब कोई 300 में बैठ के 600 में उतर गया होगा, पहले दिन ही उतर गए। ऐसे होते ना होले लोग, सिर्फ वो लिस्टिंग के 4 दिन के लिए इन्वेस्ट करते बस। वो हमेशा ही अच्छा होता है। अगर आपको सब्सक्राइब हुआ ना, तो लिस्टिंग जब होता है उसकी हमेशा ऊपर ही होती है। पर बहुत अशुभ संकेत होते हैं जब लिस्टिंग कम पे होती है। अगर वो लिस्टिंग मतलब 300 का सब्सक्राइब हुआ और लोगों ने लिस्टिंग जो ली है उसकी, अगर लिस्टिंग 250 में आई, मतलब उस शेयर्स का जीना हराम हो गया अभी। मतलब लोगों ने उसके ऊपर जो विश्वास जो दिखाया है वो इतना लो साउंड करता है, इट इज नॉट अ गुड सिम्टम एट ऑल। मतलब इसके ऊपर की भावनाओं जो देखो, पूरा मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। अगर लोग खरीदने लगे ना तो हाउलो समान, मतलब दिल को क्रेजी अबाउट इट, मतलब लू कितना नहीं, ऐसा होता है। और जिसके बारे में वो नेगेटिव बन जाएंगे ना, तो शेयर 400 का 4 रुपए भी हो जाएगा। तो पीपल बिकम वेरी नेगेटिव। आपको अगर पैसे बनाना है ना, एक सिंपल तरीका बता दो, लुक एट दिस कंपनी। आपको एक स्क्रीनर नाम के एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट है, कभी भी जाना, कोई भी कंपनी का नाम डालो, आपको वहां पे देखने मिला। आपको बता दो मैं पैसे कैसे लगाता हूँ मैं सिक्योरिटी मार्केट में। देखो अगर मुझे पैसे लगाना है, और यार मुझे आपको आइडिया देना है, इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितना है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये इसका पी रेशियो सब कुछ ठीक है। ये करंट 98 है उसका, मतलब आज शेयर मार्केट में जाकर 98 पे लूंगा, पर उसकी बुक वैल्यू 168 की है। मतलब आज अगर बैलेंस शीट से आकलन में करूँ, बैलेंस शीट को इवैल्यूएशन करूं मैं, तो मुझे लगता है इसकी सही वैल्यूएशन 168 की है। अरे बोलो यार, 168, तो ये शेयर्स को 168 एक दिन में होना ही चाहिए। आज नहीं तो कल 168 उसकी प्राइस आएंगी। पर आज कुछ गलत गवर्नमेंट की न्यूज चल रही है, या गवर्नमेंट इस सेक्टर में लोगों की भावना नहीं है, या कुछ तो मार्केट के अदर सेगमेंट की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से इसके शेयर्स की वैल्यू वैसे होना चाहिए थी 168, पर कुछ गलत फैक्टर्स की वजह से 98 हुई। पर इतनी बात तो पक्की, साल भर के अंदर कभी ना कभी इसके शेयर्स 168 को टच करेंगे, बिकॉज की ट्रू वैल्यू 168 है। अगर मैं बैलेंस शीट के नेटवर्थ को देख लूं, समझ में मैं क्या बोल रहा है, ये तो आपको जो आप फाइनेंस के बच्चे बेटा आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बैलेंस शीट में अगर देख लूं, उसकी कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन कर लूं, तो मुझे लगता है उसके वैल्यूएशन जो है 168 रुपीज आना चाहिए एक शेयर की। पर जबकि मार्केट प्राइस उसके 98 है, इसका मतलब इस शेयर्स में अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपको कभी ना कभी थोड़े दिनों में, हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, हो सकता है 1 साल में, 1.5 साल में मिल जाए, पर मिलना जरूरी है। इस वैल्यू पे कभी ना कभी पहुंचेगा। दिस हाउ इट गोस। ये कैसे लोग हैं स्मार्ट लोग। अब बाकी लोग को इतना समझते हैं, जो लोग सीए नहीं, जो लोग फाइनेंस से नहीं बिलोंग करते, गेहूं टाक। अभी गेहूं टाक क्या, गेहूं टाक ले लो जो भी। कुछ लोग तो क्या दिमाग नहीं देते, जो ब्लू चिप में काम करते, जो ब्रांडेड कंपनी है ना, जैसे रिलायंस जैसी, दिमाग को कुछ लोग निफ्टी ले लेंगे, टेंशन नहीं, निफ्टी ले लो, टॉप 50 कंपनी जाके खत्म हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। पर वहां पे यू गेट अ स्टेडी ग्रोथ। बट इफ यू इन्वेस्टिंग कंपनीज लाइक दिस, आपको मालूम है ये कंपनी में उतना नहीं, ब्लू चिप में आपका रेट बढ़ता ही है, नो डाउट। इसमें टाटा है, जिसमें ये रिलायंस है, पर वहां पे ग्रोथ रेट थोड़ा सा मार्जिनल जो ग्रोथ होता है उतना नहीं होता है। पर कुछ कंपनी जो अब डीमार्ट अनशंट बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ गए, 1 साल के अंदर 5 टाइम्स ग्रोथ है उसकी। 300 का शेयर 1600 बन गया, 5 टाइम्स से भी ज्यादा। अगर आपको इसी टाइप से अगर देखना है
तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी कि आने वाले अपकमिंग शेयर्स कौन से आईपीओस कौन से। अगर मैं यहाँ पे देखो करंट आईपीओस इन इंडिया, तो आपके सामने ये सारी लिस्टिंग आ जाएंगी। आपको अगर पैसे लगाना है तो आप करंट आईपीओस लिख दीजिए। यहाँ पे आने वाले, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, कौन सा तारीख चल रहा है, 12 जून आज, जून 20 से 22 ये आ रहा है आपका बुक बिल्डिंग में, 3 दिनों के लिए खुला है। प्राइस बैंड दिया उसका 180 से 185, आप यहां पैसे लगा सकते हो। एक्यूरेसी देख सकते हो, इसका प्राइस बैंड 34 से लेके 35 है, आप यहां पे पैसे लगा सकते हो। जो कंपनी इस तरह से अगर आपने अगर अच्छा शेयर उठाया ना इसमें से, तो लिस्टिंग के दिन आपके पैसे डबल हो जाते। पर कभी कभी उल्टा गेम भी हो जाता है, मतलब अभी कभी तो ऐसा होना है, कभी मार्केट के सेंटिमेंट, कोई गवर्नमेंट का न्यूज खराब हो गया है, मान लो मोदी गवर्नमेंट हार गया है, एक इलेक्शन हारता है ना कोई, उस दिन सिर्फ कांग्रेस को इतने सीट्स बढ़ रहे थे तो मार्केट कितने हजारों पॉइंट से नीचे थे। आपको पता है इलेक्शन का उस दिन, कर्नाटक के रिजल्ट के दिन की बात करें, बराबर बोल रहा हूं मैं, वो कर्नाटक के रिजल्ट का असर इसके ऊपर कितना, बिकॉज लोगों को लग रहा है अभी इस साल शेयर मार्केट तो, अगर राहुल गांधी को इतने सीट मिल रहे हैं, जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, शेयर मार्केट पे पूरा धड़ाप करके नीचे आया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सच में लोगों की जो मोदी के प्रति की भावना कम हो जाएंगी, तो लोग आकलन कर रहे हैं कि साल भर बाद अगर कांग्रेस आ गई तो कुछ भी नहीं बचेगा शेयर मार्केट में, अच्छी पॉलिसीज बंद हो जाएगी, मतलब इट विल गो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तो इट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंपनीज, टैक्स रेट विल बी चेंज, सब्सिडीज विल बी चेंज, तो इट विल हैव अ नेगेटिव सेंटिमेंट्स, तो पूरा मार्केट नीचे आ गया। अभी आने वाले साल तक पूरा मार्केट सुधरेगा नहीं, अभी 1 साल तक मार्केट गिरा रहेगा। अगर इलेक्शन में 2019 में बीजेपी जीतेंगे, जिस दिन जीत जाएंगे मार्केट 2-4 हजार पॉइंट से उसी दिन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मालूम है ना मोदी अभी 5 साल में ठोक के बजा के पूरा मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, फिर 40,000 सेंसेक्स हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। पर मोदी जी का आना जरूरी है, अगर राहुल जी आएंगे तो कांड कर देंगे, फिर वो क्या बोलेंगे, मोदी जी ने सारी बनाई पॉलिसी बेकार थी, अब मैं नहीं बनाऊंगा। सो सारी कंपनी विल हैव टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग। हो सकता है सम पॉलिसीज विल बी वेरी एडवर्स, will have negative sentiments on the market. Are you able to understand what I'm saying? तो अगर आपको ये देखो यहाँ पे एक जैसे कि एग्जांपल दे रहे, आज की 12 जून है, तो आप अभी करंट अगर आप पूछेंगे कहाँ लगा सकते हैं, तो आप इस कंपनी में एक्यूरेसी शिपिंग में लगा सकते हैं। 3 दिनों के लिए ऑफर खुला है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप इसमें पैसे लगा सकते हो और बाद में रिजल्ट आ ही जाएगा। और 3 दिनों के बाद में और 3 दिनों के बाद में, मतलब 3 दिन के बाद में और 3 दिन, मर्चेंट बैंकर बताता है कि 90% सब्सक्राइब हुए कि नहीं, और 90% सब्सक्राइब हुए होंगे, बोलो आगे तो क्या, तो फिर वो भी बताता है एग्जैक्टली कौन से प्राइस बैंड पे। अभी अगर प्राइस बैंड कितना दिया है 81 to 84, अगर इन्होंने जितना बोला था उतना, अब देखो इसको अगर मुझे देखना है कितना ये है, इशू साइज कितना है, इन देखो रुपीज एंड करोड़, तो करोड़ कितना करोड़ का इशू इनका 30, बहुत छोटी कंपनी में से 34 करोड़ का इशू है सिर्फ, ठीक है, छोटी सी कंपनी। और ये देखो ये कितना करोड़ का 450, ऐसे छोटी छोटी कंपनी, अरे क्या है चंदीगढ़ इन रुपी करोड़, पता नहीं सही अमाउंट है क्या, हाँ होंगी फिर, ठीक है कोई बात नहीं। पर कभी कभी इसमें बहुत लॉटरी लगती है, मजा है, अगर ये कभी हॉट केक निकल गया है तो ये 10-10 रुपए का 50 रुपए होना तो 5 टाइम्स हो जाता है। आप ऐसे मत गिनना, अभी 300 का 150 हो गया ना, तो अपन 5 गुना बढ़ गया ना। देखो 1500 का 5,000 वो तो फायदे का नहीं, पर 10 का 50 वो तो बहुत फायदे का है, मतलब समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा 20-30%, 40% ऐसे छपरी कंपनी में लगाते हैं। अब इन छपरी में 10 छपरी ना, पर 10 छपरी में एक तो भी हीरा निकलेगा इसमें, नहीं समझे, 10 छपरी में लगाओ, उसमें से एक बहुत भारी होंगी पक्का, श्योर शॉट, वो इतना निकाल देगी ना पक्के पैसे, तो 10 की 9 में अगर बराबरी भी हो गई और 10 में अगर पैसे निकल गए ना, तो आपकी चांदी चांदी हो जाती। तो दिस इज ऑफ पीपल इन्वेस्ट। लोग ज्यादा हमेशा ही सिर्फ अच्छे कंपनी में लगाते हैं, ऐसा नहीं जो नोन होती है, कभी नोन नहीं, जिसके पीछे लोग नहीं जाते हैं उन कंपनीज में भी पैसे लगाते हैं। हो सकता है उसमें कोई हीरा चमक गया, तो इसलिए ऐसे कंपनीज में भी लोग पैसे लगाते हैं। और जो लोग, जिन लोग को ये फिराक में रहते हैं ना, देखना कुछ लोग 9 से 3:30 तक वो कुछ भी नहीं काम कर सकते, दे बिकम पैरालाइज। उनको कभी बात भी करना, बात नहीं करेंगे आपसे, उनको कुछ समझते नहीं उनके आसपास क्या हो रहा है, उनको दे बिकम डेड बॉडी, उनको कुछ नहीं परिवार में क्या और उनको पता नहीं। अगर ऐसे लोग अगर आप बन जाएंगे तो आपका दिमाग नहीं कर, रात दिन आप न्यूज भी कौन से देखेंगे, CNBC, जी बिजनेस। आप अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वो जी टीवी पे क्या आ रहा है, स्टार प्लस पे क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स पे क्या आ रहा है, भाड़ में जा। अगर शेयर में इन्वेस्ट कर 2-4 करोड़ लगा के बैठा हूं तो मैं कौन सी न्यूज सुनूंगा। अरे देश गया तेल लगाने, देश का क्या करना, मुझे ये देखना मेरे शेयर्स का पैसा क्या हुआ।
तो आई वुड लाइक टू हियर अबाउट व्हाट ओनली, आपने देखा ना जिन लोगों के घर पे शेयर्स लगाते हैं ना, तो उनके घरों पे सिर्फ 2 ही चैनल चलेंगे, जी बिजनेस, CNBC। घर वाले सारे परेशान होते सिर्फ उस आदमी के, वो आदमी सिर्फ एंजॉय करता है न्यूज के बारे में, बाकी सबको कुछ समझते नहीं क्या बोल रहा है। इसकी ये न्यूज आई, अब वो जेट एयरवेज की मीटिंग चालू है, अब जेट एयरवेज की मीटिंग चालू हुई, ये बंदा परेशान है बाहर की मीटिंग में क्या हुआ, क्यों आपने लिखा था आज होने वाला है खास विषय पर चर्चा, जेट एयरवेज के पॉलिसीज के ऊपर चर्चा है। अब जिसके पास जेट एयरवेज के शेयर होंगे वो जब तक मीटिंग खत्म नहीं, ये मीटिंग अंदर ये भारी है, परेशान है, क्योंकि मीटिंग के उस न्यूज पर डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट कितना बढ़ेगा कम होगा। अगर मीटिंग में अच्छे फैसले लिए होंगे तो समझ जाने इसकी चांदी होने वाली है। तो दिस इज हाउ पीपल डू इट, मतलब वो अलग ही दुनिया है ये, वो और इस दुनिया का ये चैप्टर है। तो आपको अगर ये सब चीजें सुनने में मजा आ रही होगी तो इस चैप्टर में बेशक आपको इन्हीं शब्दों से पाला पड़ेगा, बुक बिल्डिंग, फिक्स्ड प्राइस, बुक बिल्डिंग, फिक्स्ड प्राइस, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे गरीब आदमी पैसे नहीं शेयर लगाने में, 1 रुपए भी नहीं है। आप दिख रहे हैं लिस्टेड NSE BSE दिख रहा है, मतलब ये पक्की बात है, इसका IPO भी आया है और 2 जगह पे, कुछ कंपनी तो सिर्फ NSE पर भी होती है, कुछ BSE पर भी होती है, और कुछ जो होती है ना वो NASDAQ पर भी होती है। जैसे मैं इन्फी की बात करूंगा तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। अगर मैं आपके सामने निकाल दूं यहाँ पे, आएगा, आने दो। इन्फोसिस, गया नहीं डिस्क, ओके। ये मुझे कुछ कहना था, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके पढ़ रहे होंगे तो आपने यहाँ पे कुछ नाम पढ़े, पहले दिन कितने, अरे इसका सबसे बड़ी अच्छी बात क्या मालूम है, अगर मैंने पैसे लगाए तो मुझे ये भी समझता 8 तारीख को कितने लोगों ने लिया, 9 तारीख को कितने, मतलब 3 दिन का था ना IPO, तो 3 दिन में कितना सब्सक्राइब हो मुझे वो भी समझता है, नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब ये भी समझता है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है। मुझे देना इतना था QIB को, QIB समझता है कौन से लोग, मतलब कौन से बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बिग शॉट्स, मतलब नहीं है वो जिनका धंधा ही इन्वेस्टमेंट कम, अरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट स्विस जैसे लोग, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, LIC, ऐसे क्यों उनको QIBs बोलते हैं। आपको मालूम है कि कैसे शेयर्स बिकता है मार्केट में, कभी आप देखो ना आपको मजा, आनंद आएगा, आनंद जिंदगी में। आपको आनंद लेना है क्या, आपको सुनना है ना कैसे होता है ये काम, मतलब अपने बुक से ही रिलेटेड है। आपको ये भी पता होना चाहिए IPO जब आता है तो आखिर होता कैसे है, क्या होता है इसके अंदर। ओके, मेन बुक, PPT बुक, कुछ पहली बार सुना कि ऐसा हुआ कि कुछ पहली बार सुना हमने आज, कुछ चीजें आपने अभी सुनी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुनी। वही अंकल का बहुत डांस पॉपुलर हो गया आज, डब्बू अंकल का, क्या डांस कर रहा है भाई वो, हाँ देखा क्या आपने, हाँ वो ना, किसका, संजू ने, डब्बू, मैं यूट्यूब पे देखा, डब्बू नाम है उसका, देख ले तू अभी देख। हाँ पर मैंने वो इतना सर्च उसका देख रहा हूँ, अंकल डाला तो अंकल वाला डांस आ रहा लेके आगे, इमोशनल होकर डांस करता अंकल।
आज आपको एक चीज का खुलासा होगा, प्लीज चेक करिए यहां पे। इतना बड़ा खुलासा आज तक शायद से शो पे कभी नहीं हुआ। पहली बार देखिए, जब कोई आईपीओ आता ना, आईपीओ, तो पूरे इशू का होता क्या है, ये पूरी इशू साइज है। अभी हमने देखा ना 1870 करोड़ फेस वैल्यू के हिसाब से जो इशू साइज थी, वो उतने पैसे कौन कहां से आते, किसके घरों में से आते। एक प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मतलब अपन देखेंगे डीमैट का प्रमोटर कौन था, नाम याद है क्या डीमैट का प्रमोटर का? ये कुछ मारवाड़ी बंदा है क्या? डीमैट का ओनर कौन है? क्या नेट हो गया इसका? कौन है इसका? राधा कृष्ण। अच्छा, जान दो, कोई बात नहीं, होगा कोई भी। यहाँ पे आता भी लिख के कहीं है क्या? हाँ देखो, ये सारे लोग हैं ना, इसके प्रमोटर्स हैं, और इन प्रमोटर्स से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। कम से कम 20% इनको खुद को लगाना है। तो 1870 करोड़ जो फेस वैल्यू ना, मल्टीप्लाइड बाय 20, या फिर जो मार्केट वैल्यू का लगा लो, 57,000 करोड़ कुछ आ रहा होगा। अरे मार्केट प्राइस 297 कुछ थी ना इसकी, आईपीओ का जो इशू प्राइस, उसके हिसाब से उसका जो 20% पैसा है, इनको खुद को अपने धंधे में लगाना जरूरी है। क्या आप बताओ, ऐसा रेगुलेशन सेबी ने डाला क्यों है? सेबी बोलता है पूरे रेगुलेशंस के, पूरे इशू का 20% तुम्हारा। अगर मान लो 1000 करोड़ का इशू आ रहा हुआ, तो 200 करोड़ ये दामानी को खुद को डालना पड़ेंगे, या इन सबको मिलकर डालना पड़ेगा। क्या मुझे बता सकते हो क्यों? अगर मेरे धंधे पर विश्वास नहीं है, मैं ही अपने मेरे धंधे में नहीं लगा रहा हूं, तो पब्लिक से क्यों मांग रहा हूं? इसका मतलब मेरा धंधा इतना वाहियात है कि मैं अपने पैसे नहीं लगा रहा हूं, पर लोगों को लुटाना है, इसलिए लोगों से मांग रहा हूं। नहीं समझा? मतलब मैं अगर चलो कल चके बिजनेस बना, तो मुझे 20% का दर्द तो होना चाहिए, इसलिए मैं झक मार के धंधा अच्छा करूंगा, बिकॉज मेरे भी 200 करोड़ लगे हुए। नहीं समझा? अगर कल चके मान लो पूरी कंपनी डूब गई, तो मेरे भी तो 200 करोड़ जाएंगे ना, मेरा भी तो 20% है, तो इसलिए मेरे से 20% लेंगे। जब तक मैं 20% नहीं लगाऊं, मैं पब्लिक से 80% नहीं ले सकता, और वो कम से कम 20% है। इट इज नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो तुम 70 भी लगा सकते। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कम से कम आपको लेना पड़ेगा, किससे? खुद से, खुद के पैसे। अगर एसपीसी का कल्चर आईपीओ आ रहा है, तो स्वप्निल पाटनी खुद को भी पैसे लाना पड़ेगा। अगर स्वप्निल पाटनी खुद के पैसे नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब स्वप्निल पाटनी का ही खुद के बिजनेस पर विश्वास नहीं है। फिर लोगों को क्या, ये क्या बोलने का, क्या लोगों के पैसे बर्बाद, उसको बोला डिसीव करने के लिए, या फिर लोगों का पैसा ठगने के लिए थोड़ी ना पैसे लगा रहा है। मतलब लोगों को मेरे धंधे पे लगाओ। अगर मेरे को मेरे बिजनेस पे इतना ही कॉन्फिडेंस है, व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और आपको मालूम है, शेयर मार्केट के भाव गिर जाते हैं जब जिस दिन दामानी अपने शेयर्स बेच देगा ना, मार्केट विल कम डाउन लाइक दिस। इन्फोसिस में से नारायण मूर्ति ने अपने शेयर्स बेच दिए, या रिलायंस में से मुकेश अंबानी ने अपने शेयर्स बेच दिए। इसका मतलब समझते हो आप? मतलब कंपनी के शुभ संकेत नहीं है, कंपनी शायद से बस मरने, अबाउट टू डाई, इसलिए इन्होंने शेयर्स बेच दिए। तो किसी भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को कम से कम 3 साल तक पैसे रखना पड़ता है। अभी दमानी को पैसे है ना, अगर इसने पैसे लगाए, तो इसका मतलब नहीं आईपीओ आने तक लगाए। अगर इसने 200 करोड़ लगाए ना, तो 3 साल तक इसको झक मार के पैसे रखना पड़ेंगे वहां पे। ये अपना बेच नहीं सकता, क्योंकि बोलो ना, फिर तो लोग क्या करेंगे, जिस दिन आईपीओ तब तक बहुत 200 करोड़, आईपीओ 2-4 दिन की हवा खत्म हो गई, 200 करोड़ के बेच दिया। तो इसको कम से कम अपने बिजनेस में 3 साल तक ये पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, और उसको बोलते हैं प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का कम से कम 3 साल क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन कभी सुना है? लॉक इन 3 साल तक उसके पैसे लॉक हो जाएंगे। तो ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको अगर देखना होगा तो ये चैप्टर्स में, नहीं आपको लग रहा होगा ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये देखो इस चैप्टर में सब चीजें यही है। पब्लिक इशू, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, प्रैक्टिकल और आपकी बुक में थ्योरी में लिखा है, बस और कुछ नहीं। ये लिखा देखो, अगर आपको आईपीओ लाना है तो कौन से 5 कंडीशन फुलफिल करना होगा। आईपीओ, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं आईपीओ के। ये देखो ना, इधर दिखा है आपको दिखा है कि अपॉइंटिंग मर्चेंट बैंकर्स दिख रहा है क्या? आपको डीमैट के इस पे दिखा था, देखो मैं, ये देखो, ये देखिए मर्चेंट बैंकर्स। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, ये देख रहे हो सारी बैंक्स।
ये अपने बुक में क्या लिखा है, उनका नाम क्या लिखा है। आपको मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, वरना बीड लेंगे कहां पे, ये हिसाब रखेंगे कहां पे। इसको बुक रनर भी बोलते हैं, बुक रनर। हम बुकिंग करेंगे ना, मेरे 200 ले लो, वो बोलेंगे मेरे 4 लॉट ले लो, वो बोलेंगे मेरे 5 लॉट। अरे कितने लोग लेंगे, वो करोड़ों में लोग शेयर्स बाय करें तो कौन मैनेज करेंगे, कंपनी कैसे रजिस्टर लेके बैठेंगे, बोलते रहा कितना है, बोलते रहा कितना है। वो क्रिकेट मैच का स्कोर लिखना है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। करोड़ों लोग लेंगे, कहां से लेंगे, इसका हिसाब किताब कोई तो रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये सारे लोगों को बुलाया जाता है उसमें, ये सारे देखो, यही हमारे बुक रनर्स, इसको मर्चेंट बैंकर्स बोलते हैं। अपने बुक में लिखा है देखो मर्चेंट बैंकर्स। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है 2 टाइप से इशू होते हैं, एक फिक्स प्राइस और एक होता है बुक बिल्डिंग। आजकल के 99% जो शेयर होते हैं ना बुक बिल्डिंग से आता है, फिक्स प्राइस आना ही बंद हो गया। फिक्स प्राइस कौन लाता है, जिसको शॉर्ट पता है कि मेरे कंपनी का शेयर इतने में बिकेगा, और जिसको अपने शेयर्स के खुद के मार्केट वैल्यू के बारे में पता नहीं है, तो क्या करता, प्राइस बैंड लाता। प्राइस बैंड लाया मतलब एक फ्लोर प्राइस और उसके ऊपर का 20%, जैसे आपने अभी दोनों दिखे, वो कौन सा महागैस देगा कौन सा, और एक दिखा ना भी है, तो दोनों के दोनों बुक बिल्डिंग पे ही आए। तो देखो बुक बिल्डिंग पे लेट गए हो। फिक्स प्राइस में क्या होता है, बुक बिल्डिंग क्या होता है, बुक बिल्डिंग पे 1 पेज तक लिखते रहे बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये प्रैक्टिकल चीजें उन थ्योरी में लिख के दिए। देखो ना आगे लेट गए वापस। प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक क्या होता है, हाँ देखो इसमें लिखा है। आगे क्या, प्रमोटर्स ग्रुप, आगे क्या प्रमोटर्स ग्रुप, अभी आप दामानी देखे ना, और प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है। अरे कुछ देखो, लॉक इन पीरियड लिखा है, देखो 3 साल लिखा हुआ है, देखो 3 years, समझ गए। ये क्रॉस लिस्टिंग, अगर अपने ही कंट्री का शेयर्स, जैसे कि इन्फोसिस ने किया हुआ है, इन्फोसिस ने पहले अपने आप को NSE BSE में लिस्ट करवाया, और बाद में इन्होंने इसी शेयर्स को नैस्डैक पे लिस्ट करवाया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया, उसको बोलते क्रॉस लिस्टिंग। मतलब अपना जो एग्जिस्टिंग है, प्राइमरी कहां है, भारत वालों का, अभी कल्चर के डिमांड जो NSE BSE पे लिस्ट हुआ, कल्चर के नैस्डैक पे लिस्ट हुआ, क्या बोलेंगे, डीमार्ट ने कर दिया क्रॉस लिस्टिंग। ये आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। बाद में राइट इशू, देखो राइट इशू के ऊपर लेट गए, बोनस इशू, अरे ऐसी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मालूम है कौन से, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इधर ये देखना, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ना, देखो स्क्रीन पे, ये देखो ये देखो ये देखो, आगे क्या, ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो आपको बताता हूँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल इश्यूज। ये लोग होते हैं, इनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो न्योता देके हम लोग बोलाते हैं, आ जाओ मेरी कंपनी में लगाओ। और हमारे जैसे लोगों को न्योता नहीं आता, हम बहुत छोटे लोग हैं। आपने कभी सुना है राकेश झुंझुनवाला, उसको बुलाता लगाता है, लगा दे थोड़ा बहुत। हाई नेटवर्थी HNW HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, पूनावाला, साइरस पूनावाला, हाई नेटवर्थी। साइरस पूनावाला के बारे में जानते क्या, हाँ कितना बड़ा आदमी मालूम है, बोलो कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा आदमी, थोड़ा सोच के बताओ। हमें गर्व होना चाहिए इस पुणे, और आपको मालूम है वो इंडिया के टॉप 10 में आता है। यहां घर है उसका 2 किलोमीटर बाजू में, इधर कौन सा पार्क है, सालिसबरी पार्क। वो पूना में हेलीकॉप्टर में घूमता है, उसके वो बनती है, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बनती है। और उसका वैक्सीनेशन का मालूम है क्या चक्कर है, वर्ल्ड में कोई, देखो पहले चेहरा तो देख लो उसका, साइरस पूनावाला, मुंह दिखाई कर लेंगे पहले। हाँ। 70 नेटवर्थ देखो उसकी, फक्त 760 करोड़, 700 से इंडिविजुअल नेटवर्थ है उसकी, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। और देखो ना, 7th richest person ऑफ इंडिया, he's from पुणे। देखो अभी इस साल में 10th पे आया, रैंक्ड 10th richest person ऑफ इंडिया। क्या बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EY ऑडिट करता है इसका, EY, इसका टैक्स ऑडिट वगैरह सब EY के पास है। ऐसा क्या लिखा, इज नॉट रिलेटेड टू तहसीन पूनावाला, क्या है उस, अच्छा ऐसा है क्या,
नॉन स्टॉप 73। इसका काम क्या है मालूम क्या? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या किया इस बंदे ने? बीएमसी से पढ़ा। देखो 10th रिचेस्ट पर्सन टॉप 10 में आता है ये। सोचो ना कितने लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, उसमें 10वें नंबर पे आ रहा है। कितना भारी आदमी है मतलब ये। उसका अगर आपको स्वैग देखना तो जरा जाके देखना, उसके घर पे एलिपैड है, वहां पे उतरता है वो, पूना के पूना में चौपड़ से घूमता है। उसके एक एक घोड़ों की कीमत 11 करोड़ 15 करोड़ ऐसी होती है। और पूना में जब रेस कोर्स होती है ना, तो जितने अमीर जाते हैं ना मुंबई के, वो सब यहाँ पे रेस कोर्स में आते हैं। मैं एक बार रेस कोर्स में गया था तो राहुल बजाज, मधुर बजाज, ये सारे लोग खेल रहे इनके साथ में। वो घोड़ों पे, बड़े लोग बड़े शौक होते हैं। अपने से गरीबों के पास क्या है, क्या लगाएंगे घोड़ों पे? वो घोड़ों पे पैसे लगा रहे, कौन सा घोड़ा जीतेंगे? वो घोड़ों का भी हिस्ट्री आता है, ये घोड़ा कौन से टूर्नामेंट जीते हुए। ऐसा लग रहा है आईपीएल में प्लेयर की बात कर रही है, ये प्लेयर ने कितने रन बनाए थे, ये घोड़े ने कितनी मैचेस खेली है, कितने मैचेस जीता, उसकी बात कर रहे हैं। और ये इंसान का वो तो बिजनेस है ही, साथ साथ में इसका जो सीरम बनता है ना, वो सीरम का वो वैक्सीनेशन, वर्ल्ड में कोई भी बच्चा पैदा हो ना, कोई भी बच्चा पैदा हो, जैसे पोलियो का डोज होता ना, इसकी वो जो वैक्सीनेशन बनती है ना, मतलब वर्ल्ड में जितने भी बच्चे, अभी देखो इतने बात करते करते 200-400 बच्चे पैदा हो गए होंगे, तो 400 कस्टमर हो गए इसके। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने तक 2-3 हजार बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो 3,000 बच्चे सारे कस्टमर है इसके। हर बच्चा पैदा होगा, वो पैदा हुआ कि इसकी वैक्सीनेशन लगती है उसको। और वो वैक्सीनेशन बनाई थी उसने हॉर्स से, क्योंकि उसका हॉर्स का काम था। घोड़े से वैक्सीनेशन बनाई पहले, फिर बाद में इसको लगा बहुत चल रहा है, तो बाद में उसने वो चीज को डेवलप किया रिसर्च में, और बाद में वो अभी मैन्युअली बनती है वो, मतलब पहले घोड़ों से बनी, अब घोड़े कहां से लेंगे इतने? तो उसका R&D करा, और अभी इज द सो रिचेस्ट पर्सन। क्या है यार, अपन वही ऑडिट कर रहे हैं बस। 170th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, बिशप स्कूल। चलो कोई बात नहीं, आपको मैंने इसके बारे में ज्ञान क्यों दिया मालूम है? ये वो लोग हैं, कौन से लोग? एकदम बड़े, इनको बुलाया जाता, ये ऐसे लाइन में नहीं है, दे दो ना थोड़े हमको सब्सक्रिप्शन दे दो, ये आपको लगता है। और मालूम है देखो ना, हमारे जैसे गरीबों को क्या मिलता है, 2-2 लाख रुपए मैक्सिमम लगा सकते हैं हम। देखो हम लोग कौन से इसमें, बताओ क्या हम कौन से मालूम है? हम ये लोग हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एक आदमी कोई भी इशू में सिर्फ 2 लाख रुपए मैक्सिमम अप्लाई कर सकता। तो हम जैसे गरीबों के लिए मैक्सिमम 2 लाख है। अगर मेरी इच्छा हो डिमांड में मैं 50 लाख लगाऊंगा तो नहीं लगा सकता मेरे अकेले, फिर मुझे घर की जितने भी मेंबर है, मेरे आस पड़ोस के, मासी बुआ, सबको ना पड़ेंगे, प्लीज दे दो, सबके डिमांड खोल खोल के मैं हर एक से 2-2 लाख का अप्लाई करूंगा। तो हम जैसे गरीबों के लिए इतना चक्कर है। पर ये है साइरस पूना वाला, देखो ना बाजू में बैठा है, हाई नेटवर्थ। वो ऐसा बैठेगा, वो जो कौन, क्या नाम था उसका, ओनर का, डीमार्ट का ओनर कौन है? हाँ, वो साथ में बैठेंगे यहाँ पे सैलसबरी पार्क में। बोल भाई कितना लेने का है, कर दो, क्या है तुम्हारा बिजनेस बताओ। फिर वो प्रॉस्पेक्टस देखेंगे आमने सामने, बताओ तुम्हारी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बताओ क्या है। बोले सब लगा दो, बहुत भारी है हम लोग ऐसा से। तो ये प्रॉस्पेक्टस खोल के बैठ जाएगा, कौन? दामानी खुद आएंगे यहाँ चल के, और अपने जैसे को भिखारी जैसा मांगना है, दे दे भाई दे दे भाई। ये आदमी यहाँ आएगा, उसको बताएंगा देख भाई लगा पैसे, वो लगा दे 20% चल। तो वो अकेला 20% भी रख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। राकेश झुनझुन वाला, किसी का नहीं सुनने वाला, सीए राकेश झुनझुन वाला, वो तो उसके चर्चा आप जानती हो, कितना पैसा है उसके पास में, और सिक्योरिटी से जाके गया हो, मालूम है ना। अगर काश सीए की प्रैक्टिस करता तो आज हाँ 190, हाँ वो तो है। देखो कैसा वो अनशंड आदमी है, अब क्या बोलेंगे उसके बारे में। अब मालूम है आपको, ये होता है प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी, हम बोलते हैं ना जब तक एक्सपोर्ट का कंसेंट नहीं आता तब तक, ये है एक्सपोर्ट का कंसेंट, इसके अंदर लिखा हुआ है। और इस तरह की चीजें होती है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस क्या है, और क्या नहीं, पूरा ये क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या है ये प्रॉस्पेक्टस है। एंड दिस प्रॉस्पेक्टस क्या बोलेंगे हम उसको,
ये देखो, इस तरह से पूरा डिटेल दिया जाएगा। अब वो कंपनी का कैसा बिजनेस आने वाला है, फ्यूचर है, कंपनी की बैलेंस शीट भी दी होती है। कंपनी का बिजनेस कौन से स्टेट वाइज ब्रेक डाउन किया है, महाराष्ट्र में कितने, गुजरात में कितने। अभी ये राकेश झुंझुनवाला और ये पैसे कब लगाएंगे और अपने से पैसे लोग कब लगाएंगे, जब अपने को प्रॉस्पेक्टस दिखाया गया। तो इसलिए यहाँ पे वो भी लिखा था, प्रॉस्पेक्टस को आपको सेबी के साथ में रजिस्टर करना होगा। इफ द प्रॉस्पेक्टस आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, बोलो, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड, आईपीओ कैन नॉट हैपन। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। प्रॉस्पेक्टस पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है। और प्रॉस्पेक्टस पे अगर आपकी कंपनी ने झूठा झूठा बोल के कुछ लोगों को फंसाया तो सेबी ने आड़े हाथ लिया, बिकॉज सेबी उसके लिए भी एप्लीकेबल है जो आईपीओ है और जो इंटेंट टू बिकम लिस्टेड कंपनी होती है। नहीं, जो लिस्टेड बनने की प्रयास में और उन्होंने भी झूठ बोला ना, लोगों को झूठ बोल के फंसाया, तो उनको भी सेबी एप्लीकेबल हो जाता है। तो सेबी 2 लोगों को एप्लीकेबल। देखो इसकी बैलेंस शीट 2012 से लेके 2016 तक की बैलेंस शीट है। ये इतना शेयर कैपिटल, सोचो एक ही दिन में कितना पैसा वाला बन गया होगा। एक ही दिन में कौन सा उसका आदमी, उसका जो ओनर है 70% लेके बैठा हुआ है, मार्केट प्राइस उसकी 1600 हो गई। सोच रहे आप कहां पे बन गया वो आदमी, अकेला ही ओनर जो है उसका मेन बंदा, ह्यूज ह्यूज। ये बैलेंस शीट क्यों दिखाई मालूम है आपको? बताओ क्यों दिखाई? आपको मालूम है जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना तो यहां पे लिखा हुआ है देखो यहां पे क्या लिखा है, इशू करने का प्रोसीजर ही है। आईपीओ तभी ला सकते हैं अगर आपका नेट टेंजिबल ऑफ लास्ट 3 इयर्स एटलीस्ट 3 करोड़ से ऊपर है। समझा क्या? उसमें ये भी लिखा है आपका नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस होना चाहिए पिछले 3 सालों का। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस बैलेंस शीट को देख के उनका नेटवर्थ 3 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा है कि पिछले 3 सालों का? 17 में लाए मतलब 16, 15, 14 का देखना पड़ेगा। कहां जा रहे हैं? 1 करोड़, वाह। आपको समझता है नेटवर्थ किसको बोलते हैं? खुद का पैसा है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स पिछले 3 सालों का 1 करोड़। अरे कितना है? करोड़ों है। ह्यूज। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पर वो किताबों में क्या है, सेबी रेगुलेशन जब आता ना वो लिखेगा पिछले 3 साल का नेटवर्थ कम से कम हर साल 1-1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अरे यहां पे करोड़ों है, 1 करोड़ की बात करे छपरी। पर इसका मतलब जो छोटी छोटी कंपनी उनके ऊपर ये भी पाबंदी है। इसका मतलब वो आईपीओ लाने के लिए इन 5 में से कोई भी कंडीशन, आपने देखा ना कुछ लोग छोटे गरीब वाले भी आए थे अभी 30 करोड़ 35 करोड़, उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल। मतलब जरूरी नहीं कि हर कंपनी का आईपीओ बहुत बिग शॉट लोग ही लाए, कभी कभी छोटा आदमी भी आईपीओ ला सकता है। पर उस छोटे आदमी को भी ये 5 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ABCD में लिखी हुई है, वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। आप मुझे बताओ मैं कहां था, बताओ अभी। चलो एक बार खत्म ही कर देते। ये तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से आएगा 20%, और ये रिजर्वेशन होता है इसके लिए भी 20%। रिजर्वेशन में कितने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के डीमार्ट के जो खुद के एम्प्लॉइज है, आपको ये बात मालूम है डीमार्ट का शेयर्स आने से, आईपीओ आने से पहले ही डीमार्ट के एम्प्लॉइज के पास में शेयर्स थे। अरे ये है नेट ऑफर टू पब्लिक जो हम लोग लगाते हैं, ये तो लेकर बैठे हैं ना ऑलरेडी। ये कौन से लोग हैं? एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय 2 लाख तक लगा सकता है, वो 20,000 भी लगा सकता है, पर 2 लाख तक लगा सकता है। पर आप बोलेंगे सर वो एम्प्लॉय को 10 लाख का लेना है, तो फिर वो 2 लाख के लिए यहां पे लगाएंगा और 2-2 लाख के घर के 4 मेंबर लगाएंगे। पर सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये हक के है, इसमें कोई 2 लाख बोलेंगे तो 2 लाख पूरे मिलेंगे, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं, ये ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। समझ आए? उसके बाद में ये रिटेल इंडिविजुअल होते हैं, ये मतलब वो सिस्टर कंपनी, जैसे टाटा स्टील का शेयर आ रहा है तो टाटा स्काई, टाटा नमक, जितने टाटा की और फर्म्स है उन कंपनियों के एम्प्लॉयज को भी चांस दिया जाता है यहां पे। अरे सिस्टर कंसर्न यार, अरे यार कितने रिलेटेड कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उनको थोड़ी इज्जत देंगे कि नहीं देंगे यार? तो पहले तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, फिर बाद में कौन से शेयर होल्डर्स? कौन से शेयर होल्डर्स? जो सिस्टर, जैसे टाटा कंपनी का आ रहा है टाटा स्टील का, तो टाटा टी, टाटा सॉल्ट, इनके शेयर होल्डर को भी चांस मिलेगा। तो बिकॉज उन्होंने हमारे, अरे यार मेरी होल्डिंग कंपनी है, अगर तुमने मेरे होल्डिंग में लगाया और मेरे सब्सिडरी का इशू आ रहा है तो मैं आपको चांस दूंगा कि नहीं? क्योंकि आपने मेरे कंपनी पे इतना विश्वास जताया जब मैं कुछ नहीं था।
तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी देते हैं उन लोग को, फिर वो लोग भी 2 लाख। अच्छा आप बोलेंगे सर यहाँ पे लगाने से अच्छा हम यहाँ लगाएंगे। अरे भाई ये गारंटी नहीं है, ये लाइन में लगना है, ये लाइन नहीं है, ये हक है, मिलना ही चाहिए। ये कौन है? बॉन्ड होल्डर्स। मान लो डी मार्ट के जो लोग लेंडर्स थे, देखो डी मार्ट की बैलेंस शीट देखो, ये कौन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या? है क्या? अदर। अब इन्होंने उसको डी मार्ट को उस समय पे साथ दी जब डी मार्ट 0 था। बताओ इन लोग को चांस देंगे क्या? नहीं। तो ये जिनसे उन्होंने लेंडर से है, इनको भी चांस देंगे, तो इनको भी प्रायोरिटी में डालेंगे। इसलिए रिजर्वेशन, समझते क्या? मतलब इनका हक है। कितने? ये भी 2 लाख रुपए पर डिपॉजिट होल्डर्स। अभी डिपॉजिटर्स बहुत होंगे, तो हर एक डिपॉजिटर्स 2-2 लाख तक के पैसे लगा सकता है। आपको समझ आ रहा है? मान लो यहाँ पे 20% गए, यहाँ पे 20, अब कितने बचे 60। अब 60% बन गए एनओटीपी, नेट ऑफर टू आम पब्लिक। उस आम पब्लिक के अंदर भी क्यूआईबीज होते हैं। क्यूआईबी मतलब बैंक्स, एलआईसी, ये एसबीआई, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक्स, ये म्यूचुअल फंड्स, ये सारे लोग आप जानते हो क्या? उनको उनके सामने 2 लाख नहीं लिखा। बताओ क्यों? एसबीआई म्यूचुअल फंड को बोला तुम 2 लाख लगा सकते हो, वो बोले तू जानता है मैं किससे बात कर रहा हूं? बिरला म्यूचुअल फंड जब कभी पैसे लगाता है तो कितने अमाउंट लगाता है वो? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ये उनकी ताकत है। इतना पैसा लेकर बैठे लोग। अब तुम 2 लाख देंगे तो उसको कुछ वो पत्ता भी नहीं लेगा उसको। आप बोले बिरला को हम म्यूचुअल फंड को 2 लाख लगाने देंगे, वो बोले रख तेरे पास, तेरी कंपनी खरीद लूंगे मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो लोग है, ये बिग शॉट लोग है, इनको ऐसा 2-2 लाख का कंडीशन नहीं होना चाहिए। ना कि ये दोनों में भी 2-2 लाख कुछ नहीं लिखा है। बताओ क्यों? इधर साइरस पूना वाला बैठा है, इधर एलआईसी बैठी है। एलआईसी जानते हो कौन है? एलआईसी में इतनी ताकत है ना, एलआईसी मानो में आज के तारीख में सारे गवर्नमेंट को लोन देती है। आज एलआईसी भारत की सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। आपको मालूम है इसके बारे में? अगर एलआईसी जिस दिन मार्केट से पैसा निकाले तो मार्केट 5% से गिर जाता है नीचे। इतना पैसा मार्केट में लगा हुआ है। एलआईसी इज अ वेरी वेरी साउंड। मतलब सोचो भारत सरकार को जब पैसा कम गिरता है वो एलआईसी से मांगते लिए। अगर आपने ये समझना, जिस दिन भारत सरकार को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एक ही इंसान, एक ही कंपनी पैसे दे सकती है, वो एलआईसी। इतना पैसा है एलआईसी के पास। वो भूखे नंगे लोग नहीं है एलआईसी के लोग, वो गवर्नमेंट को खरीदने की ताकत रख सकते, इतना पैसा एलआईसी। इसलिए एलआईसी में लोग आग ढक के पैसे लगाते हैं। एलआईसी क्या करता है? भारत के हर कोने कोने से पैसे आता है, हर कोई गांव में से। एलआईसी किसके पास में नहीं आज? अरे आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, एलआईसी में कुछ ना कुछ तो 1-2 पॉलिसी लेकर रखता है। इतना पैसा एलआईसी के पास में। सो एलआईसी का तो कोई ऑप्शन नहीं। तो एलआईसी यहाँ बैठा है क्यूआईबीज में, तो कितना पैसा लेके बैठा होगा एलआईसी में? ह्यूज। तो क्या लगाएंगे नहीं ये पैसे? इधर लगा 10,000 करोड़। दे आर लाइक दैट, दे आर बिग शॉट्स। और जो बचेगा वो यहाँ पे आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर 100% कैसा जाता है। आम लोगों को क्या लगता है 100% हमारे कुछ मिलता है। ये लोग ही क्या गलत फहमी मालूम क्या है? ये कौन से वाले? ये अपने जैसे जो लोग होते ना, जिनको शेयर मार्केट समझता नहीं, और जो ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनको क्या लगता है ये पूरा के पूरा पैसा जो है ना, ये किसको मिलता है? 100%। उनको लगता है 100% इनको कुछ मिलता है। तो इसलिए वो क्या चिल्लाते हैं, यार मिलता ही नहीं, शेयर्स मिलता ही नहीं, मिलता नहीं। वो क्यों नहीं मिलता? अरे आता कितना है यहां, कुछ नहीं बचा है वहां आने तक, सब खा गए ये लोग। क्या मिला हमें? थुल्लू। मतलब लॉट बेसिस मतलब एक प्रोराटा बेसिस होगा। पहली बात तो बिड, अगर मान लो 420 की हाईएस्ट बिडिंग है तो सबने, मान लो सब लोगों ने 420 लगाए तो उसके अंदर प्रोराटा। अगर मान लो सबकी बिड में वेरिएशन है तो जिसने ज्यादा पैसे दिए हो। आपको इस चैप्टर का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा तो हम आगे बढ़ते। अब मुझे पढ़ाना सिर्फ नाम मात्र रह गया है। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में एकदम ठोक के अंदर जाएगा। अब इसको हमने प्रैक्टिकली देख लिया, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये लिखना है आप, ये लिखते क्या? ये वैसे काम की चीजें, लिखना तो लिखो। अगर आप बोलेंगे सही काम की चीजें ये है, ये तो ये जो इमेज है जोरों की है, मैं तेनू समझा कि
शॉर्ट फॉर्म लिख के खत्म करना जल्दी से, टाइम नहीं है। हुआ? Good food delivered fast. Order online on Zomato. Over guys. किसी आई दूरी ना रा रा रा।
guys, welcome back. So can you please understand from here guys, आपको ये चीज देखने में आ रही होगी यहाँ पे, इसके बाद में आपको ये चीज समझना बहुत आसान हो जाएगी. अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? QIBs, NII, RII, ये कौन है? QIBs मतलब कौन? बैंक्स ने कितना पैसा लगाया? NII मतलब कौन? NII मतलब कौन? यही कौन? मतलब पूना वाला हाई नेटवर्थी. और RI मतलब हमारे से गरीब लोग. ऐसा है. अब हम जैसे लोगों को कितना मिला? सिर्फ देखो इतना सा, 2,21,00,000. बाकी देखो इन लोगों को कितना मिला है. ये सब, ये सारी चीजें हैं आपको. अच्छा, इसमें वो नई चीजें कौन सी? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, और जो रिजर्वेशन है 42 का वो भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो पब्लिक के लिए नहीं. इस पूरे तीनों को मिला कहते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक. इसको बोलते हैं NOTP. क्या बोलते हैं इसको? NOTP. क्वेश्चन बार बार सिलेबस में आता रहेगा, NOTP क्या है, NOTP क्या है. ये वो पैसा है, देखो यहां पे लिखा है. ये जो तीसरा है ना, इसको बोलते हैं NOTP. इज इट ओके? या कैन आई प्रोसीड नाउ? डन, ओवर. अब बस पढ़ना ही हमें, बस पढ़ेंगे खत्म हो जाएंगे. ना अभी नहीं. सो दोस्तों यहां पे आएंगे. आप सभी ने इस इमेज को देखा. पब्लिक कंपनी, IPO, FPO हो गया. उसके अंदर राइट इश्यू बताएंगे किसको देंगे हम लोग? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे. बोनस भी देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, पर देंगे किसमें? फोकट में. और प्राइवेट प्लेसमेंट में 3 लोग आपके सामने हैं. एक QIPs है, एक प्रेफरेंशियल इशू है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी है. अब वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या बोल रहा है. मैं देखो इसकी बात कर रहा हूं. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं. QIBs, QIPs एंड प्रमोटर्स एंड ऑल दैट. उनको बुला के हम लोग इनको भी पैसे देते हैं अलग से. पर कोई बात नहीं, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब ज्यादा क्लियर से समझेंगे. यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा. अंदर से मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता. क्या मैं पढ़ सकता हूँ पब्लिक इश्यूज? आप फटाफट पढ़ना. 2-3 पेज तो हमने ऑलरेडी किए, बस इसको रीड आउट करना है मुझे, और कुछ नहीं. पब्लिक इशू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनिशियल, अंडरलाइन द वर्ड, IPO and FPO. In a public offering, the issuer makes an offer for a new investor to enter into shareholding family. The issuer company makes a detailed disclosure as per SEBI. ठीक है ना? सब in what? Underline the word offer document. आपको समझते हैं offer document? अरे offer document मतलब यही ना, prospectus. लिखो prospectus. डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करो. मतलब वो prospectus के ऊपर सब कुछ डिस्क्लोजर देना जरूरी है, उसके बाहर काम नहीं हो सकता. What is IPO? अंडरलाइन करो. When unlisted company makes either a fresh issue of the security or an offer for sale of its existing security. अब मुझसे सवाल पूछो ना, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल क्या होता है? सुन के लो एक बार, ऐसा कॉन्सेप्ट सुना नहीं होगा भाई. एक तो क्या होता है, हम लोग इसको फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी लाते हैं, या फिर देखो इस इमेज पे लिखा है फ्रेश इशू लेंगे या ऑफर फॉर सेल लेंगे. IPO में 2 चीजें होती है. ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जैसे कि मान लो नारायण मूर्ति का इन्फोसिस के अंदर शेयर्स है, होंगे ही. अब वो अगर कुछ शेयर्स बेचना चाहें तो आपको पता नहीं इसका बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा. दूसरे दिन अखबारों में आएगा, लिख के न्यूज में आएगा, CNBC में आएगा कि नारायण मूर्ति ने ही अपने खुद के शेयर्स को डाइल्यूट कर दिया. मतलब जरूर कोई गड़बड़ है. ऐसे समय पे नारायण मूर्ति को एट द सेम टाइम पैसे भी चाहिए, पर वो बेच भी नहीं सकता है. अब सोचो नारायण मूर्ति संकट में है, मैं बेचूं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बेच दूंगा तो कंपनी को बस साइड इफेक्ट होगा. इसलिए नारायण मूर्ति सारे के सारे शेयर्स जो है ना वो कंपनी को दे देता है, और कंपनी को बोलता है तुम इसको IPO जैसा लॉन्च करो. एज इफ लोगों को समझ में नहीं आएगा. अगर मैं मार्केट में जाके बेचूंगा तो लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ है. इसलिए ये सारे शेयर्स कौन देता है? नारायण मूर्ति विल सेल ऑल द शेयर्स टू किसको? कंपनी इन्फोसिस. और इन्फोसिस को IPO जैसा बेचता है. नहीं समझा? वापस बोलो. मैं SPC में हूं, मेरी बात छोड़ो, मैं छोटा आदमी हूं. नारायण मूर्ति की बात करो, मुकेश अंबानी का पैसा उसको जरूरी है शेयर से, पर पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए. मार्केट में क्यों नहीं बेचेंगे? मार्केट में बेचेगा तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, लोग बोलेंगे जरूर कोई गड़बड़ है. अब वो क्या करता है? अपने शेयर उसको देंगे.
कंपनी को, और कंपनी इसको इशू कराएंगे, और आम जनता को ये लगेगा रिलायंस ने फ्रेश इशू करवाया। बराबर है। नेक्स्ट आगे, एफपीओ। एफपीओ में भी क्या होता है? एफपीओ व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, एग्जांपल लिख दो वहां पे, लिस्टेड कंपनी मतलब कौन सी रे? रिलायंस लिख दो, रिलायंस। कल चके डी मार्ट का एफपीओ आएगा, आईपीओ आएगा? अच्छा, लोग आईपीओ आने के बाद में एफपीओ क्यों लाते? और उनको एक्सपेंशन करना और पैसे चाहिए होंगे। क्या आप यहां पे लिख सकते हो अनलिस्टेड कंपनी का कोई एग्जांपल? इतने सारे मैंने आपको अनलिस्टेड कंपनी बताई थी, कोका कोला इंडिया, गूगल इंडिया, गूगल इंडिया, वैसे हीरो होंडा भी कुछ था, हीरो होंडा इंडिया, पार्ले-जी था, निरमा था, हिमामी, पार्ले-जी, निरमा। ये सब लोग क्या करेंगे? अरे सब लोग क्या करेंगे? आईपीओ लाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए, राइट इश्यू पर आ रहा हूं। When a listed company which proposes to issue fresh security, to underline the word existing shareholder, the rights are normally offered in the particular ratio to the number of securities. आपको मालूम है राइट इशू आपने बचपन में किया हुआ अकाउंट्स में 1:1 या 2:1। मतलब अगर आप 2 शेयर इशू कर रहे होंगे, 2 शेयर होंगे और आपको 2:1 का राइट इशू, मतलब आपको 2 पे 1 मिलेगा, पर पैसे देंगे कि नहीं देंगे? और कभी कभी ये राइट को किसी और को ट्रांसफर करने का भी अधिकार होता है ना? याद है? This route is the best suited for the companies who would like to raise capital without diluting the stake. आपको समझा है? मतलब नए लोगों को अपने घर में भर्ती करने से अच्छा एग्जिस्टिंग वालों को ही, जो हमारे ओनर है वही ओनर रहेंगे, सिर्फ हमारा नया फंड्स रेज हो जाएगा। मतलब हमारे मोहल्ले में नए फ्लैट वाले नहीं होंगे, वही फ्लैट वालों को और एक घर दे देंगे। समझ में आ रहा है? आगे, बोनस इश्यू is when an issuer makes an issue of securities to the existing shareholder as on record. क्या मुझे बता सकते हैं बोनस इशू के लिए कौन सा पैसा यूज करते हैं हम लोग? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और जिस कंपनी के पास में ये होगा ना, उसके क्या होता है, उसको उसकी रिजर्व हो जाएंगी कैपिटलाइज। अर्थात क्या होगा, उसकी एंट्री क्या होगी अकाउंट में? बैलेंस शीट में देखोगे तो एक चीज समझेंगे, रिजर्व में से पैसे कम हो गए, शेयर कैपिटल में ऐड हो गए, तो बैलेंस शीट में एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट है, फिर एसपी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखा है। इट इज कॉल्ड एज बोनस इश्यू। द शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व और शेयर प्रीमियम अकाउंट इन पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, आगे प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? अब देखो आगे, private placement is an issue of shares of convertible security by company to select group of person under section 42 of the Companies Act, which is neither a right issue nor a public issue. This is a faster way of a company to raise equity capital. A private placement of a shares convertible security by listed company, generally known by name of preferential allotment. A listed company going to preferential allotment has to comply with the requirement. अच्छा, ये और भी बात कर रहा है, ये सुनो, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है, कभी कभी आपको राइट इशू ये कुछ नहीं लाना है, आप क्या करते हो, कुछ स्पेसिफिक लोगों को बुलाकर उनको शेयर्स इशू कर देते हो, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। पर प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, सुनो ना, जब आप प्रेफरेंशियल करते हो ना, तो जिनको जो प्रेफरेंस जो इशू होता है ना, उनकी संख्या 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जनरली कौन है? इनवाइटीज। आपने कभी देखो ना, कोई बड़े आदमी का शो होगा, मतलब कोई बहुत बड़ा सिंगर पूना में आया हुआ है, तो कुछ लोगों का खास गेस्ट पास आती है, उनको इनवाइटीज कहा जाता है, सामने वाले रो में बिठाया जाता है, और अपने से गरीबों को पीछे, वो भी टिकट लेके, और उनको फोकट में वो भी आगे। ये प्रेफरेंस वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? इनको बुलाया गया कि देखो, हम लोग अगर, आप लोग अगर पैसे लगा देंगे तो हम लोग आईपीओ नहीं लाएंगे। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। पर जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है ना, उसमें ये नहीं, मतलब डायरेक्टर के जनरली उसमें रिश्ते आते हैं, डायरेक्टर के फ्रेंड्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, प्रमोटर के रिलेटिव्स। तो इसमें क्या डाउट होता है मालूम क्या कंपनीज को? इसमें हमेशा ये डाउट होता है कहीं इनको प्रमोटर ने अपने रिश्ते, अभी प्रमोटर का दामाद, तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो उसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का जो रेट चल रहा है उससे कम दे दिया। तो प्रेफरेंशियल इश्यू में हमेशा गड़बड़ क्या होती है? प्रेफरेंशियल इश्यू में गड़बड़ ये होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये शेयर्स अपने रिश्तेदारों को डायरेक्टर ने सस्ते भाव में दिए,
इसलिए वहां पे जो पिछले 2 हफ्ते के जो मार्केट शेयर चलते हैं, शेयर प्राइस, उसका एवरेज निकाल के उनको देने का बोलते हैं। एग्जाम्पल, डीमार्ट का रेट चल रहा है ऑन एन एवरेज पिछले 2 हफ्ते का 1600 रुपए, और डीमार्ट को अगर आप वापस पैसे चाहिए तो प्रेफरेंशियल इशू कर सकता है और अपने नजदीकियों को, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करके, बट नॉट मोर देन 200 लोग, उतने लोगों को वो शेयर्स दे सकते हैं। पर उसके मार्केट प्राइस होना चाहिए कितनी, जितनी पिछले 2 हफ्ते का एवरेज है। बताओ क्यों ऐसा लिखा है? नहीं तो डायरेक्टर और प्रमोटर अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे और यही 16 से कोई चीज 600 रुपए में देंगे। तो ये क्या लिखा? सेबी के गाइडलाइंस बोल सकते हैं। सेबी क्या बोल रहे हो? तुम अपने वालों से पैसे ले रहे हो, चलो ठीक है, अलाउड है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुमने सस्ते रेट में दे के अपने कंपनी के नए शेयर होल्डर्स बना दिए, फिर पुराने शेयर होल्डर्स की क्या गलती है? और ये रिश्तेदार किसके होते हैं मालूम है? डायरेक्टर्स के, प्रमोटर के। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट। क्यूआईपीज कभी सुना है? क्यूआईपीज, अरे अभी तो देखा ना, क्यूआईपीज ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो, जिसमें बाय करने वाले लोग हमेशा क्यूआईबी ही होते हैं। एसबीआई, एलआईसी, आईसीआईसीआई बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे लोग क्यूआईपीज होते हैं। लिखा ना अभी देखो, क्यूआईपी मीन्स अलॉटमेंट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इश्यूअर टू क्यूआईबी। क्यूआईबी में लिख दो एसबीआई, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इन सारे लोगों का इस्तेमाल होता है क्यूआईपीज में। अभी मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा क्या है पब्लिक इशू, क्या होता है पब्लिक इशू, क्या होता है पब्लिक इशू होता है अंडरलाइन द वर्ड आईपीओ होता है, एफपीओ होता है। अभी तो अरे क्या डबल लिखता है, हौला है कि मॉड्यूल? अभी तो बोला ना ऊपर लेट के आईपीओ क्या होता है, वापस बोल दिया। आप मुझे बताओ लोग आईपीओ लाते क्यों ऐसे? व्हेन कैन पब्लिक इशू इज मेड? अंडरलाइन द वर्ड फंड्स रिक्वायरमेंट। पैसा, इस दुनिया में एक ही चीज है, पैसा। पैसा चाहिए तो पीपल मे गो फॉर आईपीओ। जैसे डीमार्ट ने लाया था, डीमार्ट के अभी जितने भी उनके स्टोर्स थे, दे वांटेड टू एक्सपैंड मोर, तो उन्होंने मार्केट से पैसे को लाया। आप मुझे बताओ, टू मेड अंडरलाइन करो शॉर्ट टर्म, और दूसरे में अंडरलाइन करना लॉन्ग टर्म। आपको पता नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, देखो पहले लाइन में शॉर्ट टर्म लिखा है, टू मीट यहाँ पे लिखा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कहां से लाएंगे? देखो कभी अगर आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आईपीओ नहीं लेता है, आईपीओ फॉर एवर है। एक बात पूछू क्या, लोन कहां से लाएंगे? अगर बैंक का टर्म लोन, या मान लो बैंक से डिपॉजिट, एडवांसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है? ये सब शॉर्ट टर्म है। और आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में अंडरलाइन करो बैंक्स, लेंडर्स एंड इवन एक्सेप्ट व्हाट फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बट टू मीट द लॉन्ग टर्म, funds can be raised either through what loans from the lenders, bank, institution, etc., or through issue of capital. बताओ इसमें एक चीज जो अलग है, इशू जो है वो इशू शॉर्ट टर्म क्यों नहीं होता? अगर ये प्रेफरेंशियल इशू होता तो एक बार रिडीमेबल भी हो जाता, पर मैं अभी इसमें इक्विटी की बात कर रहा हूं, तो इक्विटी शेयर्स तो कभी रिडीमेबल होंगे नहीं। इसका मतलब ये तो लाइबिलिटी तो फॉरएवर हो जाएगी। तो अगर आपको परमानेंट लोन चाहिए लॉन्ग टर्म, तो यू शुड गो फॉर व्हाट, किसके लिए? आपसे एक बात पूछूं, लोन और डेट, ऐसा डेट और इक्विटी दोनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है? वाह, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। डेट और इक्विटी में से रिस्की कौन सा ज्यादा है? झक मार के इंटरेस्ट तो देना ही चाहिए ना। इक्विटी में देंगे ना तो नहीं देंगे, क्या उखाड़ लोगे? मुझे नहीं देना आपको डिविडेंड, तो आप कुछ कर पाओगे मेरा? पर उधर तो इंटरेस्ट देना ही है। बताओ दोनों में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी ज्यादा आती है? डेट महंगा होता है या इक्विटी महंगा? आप बोलो, जनरली यही होता है। कौन सा महंगा है? इक्विटी बहुत महंगा होता है, डेट सस्ता होता है। वजह जानते हो? डेट में टैक्स शील्ड मिलता है, इक्विटी में नहीं मिलता। इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट पीएनएल को एप्रोप्रिएशन में आता है, और जब आप ये करते हो ना, क्या नाम उसका, डिविडेंड सर इंटरेस्ट जब देते हो ना, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उसमें टैक्स शील्ड मिल सकता है आपको। कभी पढ़ा होगा ये, एसएफएम में पढ़ा होगा, कैपिटल वेटिंग में पढ़ा। वेरी गुड। आपको एक सवाल पूछना है, कैपिटल, डेट और इक्विटी कहां पे कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा? कौन अपने कंपनी में आके मच कर सकता है? जनरल मीटिंग में बैठ जाएगा आके। इसलिए अगर आपको ऐसे बाहर के लोग नहीं चाहिए तो इज्जत में डेट दो, आनंद उठाओ। आपको लगता है नहीं मुझे बजाने वाले लोग चाहिए, मुझे बजाने वाले,
डी मार्ट बोला था ठीक है ना, 70% मेरा है, 30% बाहर वाले चाहिए तो लेकर आए। कैपिटल कैन बी रेज थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक इशू, राइट इशू, कुछ भी लेकर आओ। पब्लिक इशू मींस व्हाट, जानते मुझे वापस नहीं पढ़ना है। एंट्री फॉर्म्स फॉर द पब्लिक इशू, घड़ी घड़ी वही नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये पढ़ोगे मैं आपको अनलिस्टेड क्या है, लिस्टेड क्या है? नहीं आप बोलो पढ़ो क्या है? लिस्टेड वो होता है जो लिस्ट होता है, कहां पे? एनएससी बीएससी पे। और अनलिस्टेड जो होता है लिस्ट नहीं होता, कहां पे? एनएससी बीएससी पे। जो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है वो लिस्टेड है, जिसके बाजार में शेयर्स उपलब्ध है, ट्रेडेबल है। और जिसके शेयर्स बाजार में ट्रेडेबल नहीं है, लिखा ही ना, आप क्या मजे ले रहे? देखो लिखो रहे अनलिस्टेड में, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, पार्ले जी, अनलिस्टेड में लिखो। और लिस्टेड में लिख दो, अरे कुछ तो बोलो लिस्टेड में। रिल RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिल, DCS, इन्फी,